जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो लेक्चर में। ये हमारा 8वां वीडियो लेक्चर होगा जिसमें हम लोग सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन देखेंगे घटना चक्र का भारतीय इतिहास का। तो पिछले के 7 वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने प्राचीन भारत का इतिहास पूरा सेक्शन कर लिया था, फिर मध्यकालीन भारत का इतिहास हम लोगों ने देख लिया था। यहाँ तक खत्म हो गया था 25वां चैप्टर तक, मुगल साम्राज्य का विघटन। अब शुरू होगा आधुनिक भारत का इतिहास। तो अगर आप लोगों ने पिछले के 7 वीडियो लेक्चर नहीं देखे तो प्लीज़ आइए उसे देखिए और हमें सपोर्ट कीजिए। हमें सपोर्ट करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन लोगों तक जो कि कमीशन की तैयारी करते हैं, जैसे बीपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस या अन्य किसी भी तरह के एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो उन तक इस वीडियो को जरूर पहुँचाएगा ताकि उन लोगों को इससे लाभ मिल सके और हमें भी प्रोत्साहन मिले और हम अच्छे काम आपके लिए और करते रहें। तो आप लोग बस इस वीडियो को ज़्यादा नहीं, मतलब रिवीजन करने के लिए कम से कम 2-3 बार देखिएगा तो आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा और आपको लगभग सारे प्रश्न याद हो जाएंगे। तो आप बस इसे 2-3 बार देखिएगा तो आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा और आप लोग एग्जाम में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। तो आइए हम लोग पहला चैप्टर इसका देखेंगे, आधुनिक भारत के इतिहास में, जिसमें होगा यूरोपीय कंपनी का आगमन। तो आइए हम लोग पहला चैप्टर पे चलते हैं, आधुनिक यूरोपीय कंपनी का आगमन पे। तो यहाँ पर हम लोग आ गए आधुनिक भारत के इतिहास, जिसमें पहला चैप्टर रहेगा यूरोपीय कंपनी का आगमन। तो मैं यही उम्मीद करूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो इस पर अपलोड किया है तो आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप लोग हमसे जुड़े रहें, हम भी आपसे जुड़े रहें, यही उम्मीद करेंगे। तो चलिए अब हम लोग पहला प्रश्न इसका देखते हैं। यूरोपीय कंपनी के आगमन का पहला प्रश्न ये रहा, वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया था? तो यह आया था 1498 एडी में। वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया था? तो आया था 1498 एडी में। निम्नलिखित में से कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? तो यह संबंधित है द अल्मेडा। निम्नलिखित में कौन नीला जल योजना या ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? तो यह है द अल्मेडा। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे कौन? तो यह थे पुर्तगाली। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे कौन? तो यह थे पुर्तगाली। वास्को डी गामा भारत आया कब था? तो यह आया था 1498 में। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो यह आया था 1498 में। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो यह हुआ था अल्मीडा। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो यह हुआ था अल्मीडा। निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? तो यह किया था जमोरी ने। निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? तो यह किया था जमोरी ने। यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया हुआ है, तो वास्को डी गामा हो जाएगा पुर्तगाल, क्रिस्टोफर कोलंबस हो जाएगा स्पेन, कैप्टन कुक हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन और तस्मान हो जाएगा हॉलैंड। फिर से वास्को डी गामा हो जाएगा पुर्तगाल, क्रिस्टोफर कोलंबस हो जाएगा स्पेन, कैप्टन कुक हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन और तस्मान हो जाएगा पुर्तगाल, सॉरी तस्मान हो जाएगा हॉलैंड। बी ऑप्शन 4-2-2-1-4-3। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो यह था अल्बुकर्क। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो यह था अल्बुकर्क। भारत में यूरोपीय शक्तियों का प्रवेश के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया, यह बिल्कुल गलत है। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया था, यह बिल्कुल सही है। पूरे भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1663 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया, यह बिल्कुल सही है। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया, यह बिल्कुल सही है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो यह था कोचीन। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया? तो यह था कोचीन। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? तो यह था पुर्तगाली। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित किया? तो यह था पुर्तगाली। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित किया गया था वह थी कौन सी? तो यह थी हुगली। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित किया गया था वह थी कौन सी? तो यह थी हुगली। पांडुचेरी वर्तमान पुडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कौन सा सही है? तो पांडुचेरी पर कब्जा करने वाली पहले यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी, यह बिल्कुल सही है। पांडुचेरी पर कब्जा करने वाले दूसरे व्यापारी शक्ति फ्रांसीसी थी, यह गलत है। अंग्रेजों ने कभी पांडुचेरी पर कब्जा नहीं किया, यह भी गलत है। तो इसका आंसर होगा ए, केवल एक सही है। पांडुचेरी पर कब्जा करने वाली पहले यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो यह बनाया था पुर्तगालियों ने। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो पुर्तगालियों ने। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो यह करता था पुर्तगाली। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो यह करते थे पुर्तगाली लोग। निम्नलिखित में कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो यह था जॉब चरनॉक। निम्नलिखित में कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो यह था जॉब चरनॉक। कलकत्ता किसने बसाया? तो यह बसाया था जॉब चरनॉक ने। कलकत्ता किसने बसाया? तो जॉब चरनॉक ने।
निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? तो यह किया गया था मद्रास में। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? यह किया गया था मद्रास में। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने प्रारंभ की थी? तो यह थे डच। भारत के साथ व्यापार करने के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? तो यह थे डच। निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? तो यहाँ पे देखना है कौन सा सही है। आधुनिक कोचीन भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था, यह बिल्कुल गलत है। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोचीन को उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया, यह बिल्कुल सही है। आधुनिक कोचीन पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया, यह बिल्कुल गलत है। आधुनिक कोचीन कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था, यह भी बिल्कुल गलत है। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोचीन को उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था क्या? तो यह था भारत में राष्ट्र भावना का कमी, यह बिल्कुल सही है। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे, यह भी बिल्कुल सही है। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था जिसके फलस्वरूप कोई भी उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में ले सकते थे, यह बिल्कुल सही होता है। डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त तीनों, मतलब तीनों ऑप्शन इसमें सही है। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पद प्राप्त हुआ था? तो यह थे लेवेंट कंपनी। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ? तो यह थे लेवेंट कंपनी। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? तो यह थे अकबर। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? तो यह थे अकबर। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो यह थे जहांगीर। किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो यह थे जहांगीर। भारत में 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो यह थी सूरत में। भारत में 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो यह थी सूरत में। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थार्ध में निम्नलिखित में से कहाँ इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना या कारखाने स्थित थे? तो यह थे भरूच में। ये ऑप्शन केवल एक। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थार्ध में निम्नलिखित में से कहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना या कारखाने स्थित है? तो यह थे भरूच। ये ऑप्शन केवल एक। ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी सूरत में। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी सूरत में। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? तो यह थे थॉमस वेस्ट। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारियों ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? तो यह थे थॉमस वेस्ट। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? तो यह थे अंग्रेजों ने। निम्नलिखित यूरोपीय कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? तो यह थे अंग्रेजों ने। वर्ष 1613 में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ का कारखाना व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली? तो यह थे सूरत। वर्ष 2013 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली? तो यह थे सूरत। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो यह थी सूरत में। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो यह थी सूरत में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? तो यह लिए थे पुर्तगालियों से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? तो यह लिए थे पुर्तगालियों से। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था? यह हुआ था 1797 में। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का एकाधिकार स्थापित हुआ था? तो यह था 1797 में। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो यह किया गया था सर जॉन चाइल्ड को। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को अंग्रेजों द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो यह था सर जॉन चाइल्ड। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? तो इसमें तत्कालीन कारण डी ऑप्शन हो जाएगा अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? तो डी ऑप्शन अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ का अधिग्रहण। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? तो लड़ा गया था अंग्रेजों व फ्रांसीसियों के मध्य। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य। यहाँ पर मिलान करने के लिए दिया हुआ है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध हो जाएगा एक्स ला चैपेज की संधि। तृतीय कर्नाटक युद्ध हो जाएगा पेरिस की संधि से अंत। द्वितीय कर्नाटक युद्ध हो जाएगा अनिर्णायक युद्ध। और प्रथम मैसूर युद्ध हो जाएगा ब्रिटिश की हार। फिर से प्रथम कर्नाटक युद्ध हो जाएगा एक्स ला चैपेज की संधि से अंत। तृतीय कर्नाटक युद्ध हो जाएगा पेरिस की संधि से अंत। द्वितीय कर्नाटक युद्ध हो जाएगा अनिर्णायक युद्ध। और प्रथम मैसूर युद्ध हो जाएगा ब्रिटिश की हार। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है?
तो इसमें कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 1748, यह बिल्कुल सही है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1750 से 1752, यह गलत है। कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758 से 1763, यह बिल्कुल सही है। और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761, यह बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1750 से 1752, यह गलत है। यह 1749 से 1754 के बीच में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति थे जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? तो यह थे ड्यूप्ले। निम्नलिखित में से कौन एक प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी? यह थे ड्यूप्ले। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया था? तो यह था सूरत। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में कहाँ लगाया था? तो यह था सूरत। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी लुई 14 के शासनकाल में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी लुई 14 के शासनकाल में। निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी के संस्थापक माना जाता है? तो यह है कॉलबर्ट। निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो यह है कॉलबर्ट। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो यह था बी और सी, मतलब चिंसुरा और हुगली में। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो यह था चिंसुरा और हुगली। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? तो यह था 1632 में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? तो 1632 में। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। निम्न यूरोपीय शक्तियों में भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। तो निम्न कूट से उनके प्रवेश का सही तीर्थक्रम निर्धारित कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 4 2 1 3। पहले हो जाएगा पुर्तगाली, फिर हो जाएगा डच, फिर हो जाएगा अंग्रेज, फिर हो जाएगा फ्रांसीसी। पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर हो जाएगा अंग्रेज, फिर हो जाएगा फ्रांसीसी। यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया हुआ सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो पौंडीचेरी हो जाएगा फ्रेंच, गोवा हो जाएगा पुर्तगीज, ट्रांकोवर हो जाएगा डेनिश या डेन, और फिर सद्रास हो जाएगा डच। फिर से पौंडीचेरी हो जाएगा फ्रेंच, ट्रांकोवर हो जाएगा पुर्तगीज, सद्रास हो जाएगा डेनिश या डेन, सद्रास हो जाएगा डच। यहाँ पे देखिए पौंडीचेरी हो जाएगा फ्रेंच, गोवा हो जाएगा पुर्तगीज, ट्रांकोवर हो जाएगा डेनिश और सद्रास हो जाएगा डच। उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त हुआ था। तो यह था बिहार। उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोपीय वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त हुआ था। यह था बिहार। अंग्रेजी शासन में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो यह था बिहार। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो यह था बिहार। निम्नलिखित यूरोपियों में कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया? तो यह आया था फ्रांसीसी। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया था? तो यह थे फ्रांसीसी। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? तो यह थे उपयुक्त सभी, मतलब नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना। डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, इसमें कौन सा उपयुक्त में से कौन सा अंग्रेजों की भारत को देन थी? तो मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुण के आधार पर भू राजस्व का मूल्यांकन, यह गलत है। युद्ध में चलती फिरती तोपों का प्रयोग, यह भी गलत है। तंबाकू और लाल मिर्च की खेती, यह भी गलत है। डी ऑप्शन हो जाएगा कोई नहीं। इसमें कोई नहीं अंग्रेजों की देन है। किस ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की जाती है? कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जब कुछ ही असंगत है। तो यह है टीबी मैकाले। फिर से किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की? कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। तो यह है टीबी मैकाले। आइए 54 नंबर प्रश्न देखते हैं। एक्स/सापेल 1448 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे कौन सा सही है? तो देखना, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, यह बिल्कुल सही है। प्रथम अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ, यह भी बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। फिर से एक्स/सापेल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, यह बिल्कुल सही है। अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ, यह भी बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। 55 नंबर प्रश्न, भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? तो अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का
जनशक्ति का मिलना, यह बिल्कुल सही है। अंग्रेजों के बेहतर नौसैनिक ताकत, यह भी बिल्कुल सही हो जाएगा। सी ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही हैं। फिर से, भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? तो अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना, यह बिल्कुल सही है। अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत, यह भी बिल्कुल सही हो जाएगा। सी ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। तो यह चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। तो यह मैं चैप्टर शुरू करने से पहले आपसे यही उम्मीद करूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। तो यह पहला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? तो यह था मुर्शिद कुली खां। निम्नलिखित में से कौन सा एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? तो यह था मुर्शिद कुली खां। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था कौन? तो यह था मुर्शिद कुली खां। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था कौन? तो मुर्शिद कुली खां। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसमें भारत ने ब्रिटेन प्रभुत्व को प्रारंभ किया? तो यह था प्लासी का युद्ध। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसमें भारत में ब्रिटेन प्रभुत्व को प्रारंभ किया गया? तो यह था प्लासी का युद्ध। अगला प्रश्न, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है कौन सी? तो यह प्लासी का युद्ध। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था वर्ष 1757 में। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था वर्ष 1757 में। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा पराजित हुआ था खालिस्तान के युद्ध में, तैयार हुआ था प्लासी के युद्ध में। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था प्लासी के युद्ध में। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक कौन था? तो यह था लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक कौन था? तो यह था लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। निम्नलिखित में से किसने स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है? तो यह है रॉबर्ट क्लाइव को। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया? तो यह है रॉबर्ट क्लाइव। प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है पश्चिम बंगाल में। प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? तो यह थे मीर कासिम। निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? तो यह थे मीर कासिम। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों को भारत में प्रभुत्व को समाप्त किया था, यह था बक्सर का युद्ध। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों को भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था, यह था बक्सर का युद्ध। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? तो यह था बक्सर का युद्ध। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? तो यह था बक्सर का लड़ाई। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? तो यह है बक्सर। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों की आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? तो यह है बक्सर। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो यह था शाह आलम द्वितीय। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो यह था शाह आलम द्वितीय। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो यह था मीर जाफर। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो यह था मीर जाफर। निम्नलिखित में से किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? तो वह था शाह आलम द्वितीय। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था शाह आलम द्वितीय। 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? तो यह थे मुगल सम्राट। 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? तो मुगल सम्राट ने। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वितीय बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? तो यह थे लॉर्ड क्लाइव। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अधिकार दिए गए? तो यह थे लॉर्ड क्लाइव। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की कब? तो यह 12 अगस्त 1765 को। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की कब? तो 12 अगस्त 1765 को। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? तो यह थे मोहम्मद रजा खान। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? तो मोहम्मद रजा खान को। 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? तो ये आए थे खासी के। 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? तो आए थे खासी के संपर्क में। अवध सल्तनत के हिंदू नवाब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर देखना, राजा टिकैत राय नवाब अशफुद्दौला के अर्थ मंत्री थे, और यह बिल्कुल सही है। अवध के नवाबों को के राज्य में
समानता कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त है, यह बिल्कुल सही है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, दोनों सही है। अवध सल्तनत के हिंदू नवाब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? तो राजा टिकैत राय नवाब अशफुद्दौला के अर्थ मंत्री थे, यह बिल्कुल सही है। अवध के नवाबों के राज्य में समानता कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त है, यह बिल्कुल सही हो जाएगा, सी ऑप्शन, एक और दो दोनों सही है। 18वीं शतक में भारत में लड़े गए युद्धों में निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन, पहले अंबर युद्ध, फिर प्लासी युद्ध, फिर वांडीवास युद्ध, फिर बक्सर युद्ध। 18वीं शतक में भारत में लड़े गए युद्धों में निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? तो पहले हो जाएगा अंबर युद्ध, फिर प्लासी युद्ध, फिर वांडीवास युद्ध, फिर बक्सर युद्ध। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 में वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ था, तो यह था काउंट लाली। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जिसने 1760 में वांडीवास के युद्ध में पराजित हुआ था, तो यह थे काउंट लाली। वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था, किसमें? तो ब्रिटेन ने फ्रेंच को हराया। वांडीवास के युद्ध में ब्रिटेन ने फ्रेंच को हराया था। 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो यह लड़ा गया था फ्रांसीसियों के खिलाफ। 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो यह लड़ा गया था फ्रांसीसियों के खिलाफ। निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित है? तो इसमें जाएगा वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो बी ऑप्शन, वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? तो यह थे मराठा। निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? तो यह थे मराठा। तो आइए अगला चैप्टर देखेंगे, क्षेत्रीय राज पंजाब एवं मैसूर। तो मैं फिर से आपसे यही कहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। रंजीत सिंह के राज में सम्मिलित था कौन सा? तो श्रीनगर। रंजीत सिंह के राज में सम्मिलित था कौन सा? श्रीनगर। रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो यह संबंधित थे सुकरचकिया से। रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो यह थे सुकरचकिया से। महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी कौन सी? तो यह थी लाहौर। महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी लाहौर। राजा रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत-ए-आला की स्थापना की थी? तो यह थे लाहौर। रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत-ए-आला की स्थापना की थी? तो यह थी लाहौर। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था किससे? तो यह था शाहशुजा से। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाहशुजा से। निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आँख की रोशनी ले ली? तो यह थे महाराजा रंजीत सिंह। निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा है कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आँख की रोशनी ले ली? तो यह है महाराजा रंजीत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे कौन? तो खड़क सिंह। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे कौन? तो खड़क सिंह। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो यह थे दिलीप सिंह। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो दिलीप सिंह। पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ। पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ था। किस साम्राज्य का अंतिम शासक सिख साम्राज्य का अंतिम शासक था कौन? तो दिलीप सिंह। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक था दिलीप सिंह। पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन 3 की परिषद का सदस्य नहीं था? तो इसमें ए और डी दो ऑप्शन हो जाएगा। HM एरियट और रॉबर्ट मॉन्टगोमरी। सर हेनरी लॉरेंस और सन जॉन लॉरेंस यह दोनों सदस्य थे। पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन 3 की परिषद का सदस्य नहीं था? तो ए और डी ऑप्शन हो जाएगा। HM एलियट और रॉबर्ट मॉन्टगोमरी। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766-1769 में कौन विजयी हुआ? तो यह थे हैदर अली। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 और 1769 में कौन विजयी हुआ? तो यह थे हैदर अली। निम्नलिखित में कौन 1775 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? तो यह थे हैदर अली। निम्नलिखित में कौन 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? तो यह थे हैदर अली। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया था? तो यह थे सर आयरकुट। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया था वह था सर आयरकुट। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई श्रीरंगपट्टनम में। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई श्रीरंगपट्टनम में। निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति के दूतावास स्थापित किए थे? यह थे टीपू सुल्तान। निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन
था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए? तो यह थे टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था पोलीलूर में। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था पोलीलूर में। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो यह की थी टीपू सुल्तान के साथ। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो टीपू सुल्तान के साथ। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? तो यह मारे गए थे 1799 में। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? तो 1799 में। निम्नलिखित में कौन एक सुमेरी था? तो इसका आंसर होगा डी, चतुर्थ आंग्ल मैसूरिय टीपू पराजित किए गए और युद्ध के मध्य दिव्यांगित हुए। निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित है? तो डी ऑप्शन सुमेलित होगा। चतुर्थ आंग्ल मैसूरिय टीपू पराजित किए गए और युद्ध के मध्य दिव्यांगत हुए। यहाँ पर सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है तो इलाहाबाद की संधि 1765, मंगलौर की संधि 1784, सलवाई की संधि हो जाएगा 1782 और मद्रास की संधि हो जाएगा 1769। फिर से इलाहाबाद की संधि हो जाएगा 1765, मंगलौर की संधि 1784, सलवाई की संधि 1782 और मद्रास की संधि हो जाएगा 1769। सी ऑप्शन 4, 2, 1, 3। बेगम रस्मू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया सरधाना में। बेगम रस्मू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया कहाँ? तो सरधाना में। निम्न कथनों में कौन सा एक सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की। यह गलत ऑप्शन है। बाकी महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर में तोपों का निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किया। यह बिल्कुल सही है। अजमेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड में रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद करवाया। यह बिल्कुल सही है। मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति का निर्माण के लिए धन दिया। यह बिल्कुल सही है। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कौन सा कथन सही है यह देखना है। तो तीसरा ऑप्शन इसमें सही है। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा। यह बिल्कुल गलत ऑप्शन, यह बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन केवल 3। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा। तो यहाँ पे यह चैप्टर समाप्त होता है। अब शुरू होगा गवर्नर जनरल और वायसराय। तो यह चैप्टर हम लोग देखेंगे। आइए पहला प्रश्न इसका देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कौन सा सही है देखना है। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। यह गलत है। विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। यह बिल्कुल सही है। फिर से विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल है। यह बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन केवल 2। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे कौन? तो यहाँ पर स्टार मार्क दिया हुआ है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ऊपर यहाँ पे विवरण दिया हुआ है। विलियम बेंटिक हो गए। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो इसका आंसर ई ऑप्शन हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। दोनों प्रश्न सेम है। यहाँ पे विवरण आप लोग पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो उपयुक्त घटनाओं के घटित होने के कालानुक्रम को निम्नलिखित कोट में से सही क्रम का चयन कीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा क्लाइव का पुनः भारत आगमन, इलाहाबाद की संधि, बक्सर का युद्ध और वारेन हेस्टिंग का भारत का गवर्नर बनना। तो यहाँ पे आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेट के साथ दिया हुआ है। आप लोग चाहे तो इसे लिख सकते हैं, मिला सकते हैं। अगर पेन पेपर लेके बैठे होंगे तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। निम्न कथनों में कौन सही नहीं है? तो जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की। यह बिल्कुल सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को था। यह बिल्कुल सही है। लॉर्ड विलियम बेंटिक सबसे अधिक ब्रिटिश शासकों में से एक था। सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में एक था क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित किया। यह ऑप्शन गलत है। लॉर्ड डलहौजी ने आधुति के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्ध क्षेत्र जोड़े। यह बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में एक था क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को सहगृहित किया था। यह बिल्कुल गलत है। छठा नंबर प्रश्न, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक कौन था? तो यह थे लॉर्ड क्लाइव। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो यह थे लॉर्ड क्लाइव। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो यह किए थे राजा चेत सिंह ने। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो राजा चेत सिंह ने किया था। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो यह थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो यह थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है किससे? तो यह वारेन हेस्टिंग से। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है किससे? वारेन हेस्टिंग से।
रिंग फेंस की नीति का संबंध इनमें से किससे है? तो यह है वॉरेन हेस्टिंग्स से। रिंग फेंस की नीति का संबंध किससे है? तो वॉरेन हेस्टिंग्स से। निम्नलिखित में से किस बंगाल ने द्वैध शासन प्रणाली डुअल गवर्नमेंट को समाप्त किया था? तो यह थे वॉरेन हेस्टिंग। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली डुअल गवर्नरशिप को समाप्त किया था? तो यह थे वॉरेन हेस्टिंग। बंगाल में द्विशासन शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? तो यह थे रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल में द्विशासन शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो यह थे वॉरेन हेस्टिंग। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो यह थे वॉरेन हेस्टिंग। निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो यह थे वॉरेन हेस्टिंग। निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो यह थे वॉरेन हेस्टिंग। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? तो यह किए थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल भारत की प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा कोवेनेटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई? तो यह है कॉर्नवालिस। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई? तो यह है कॉर्नवालिस। भारत लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया कॉर्नवालिस के शासनकाल में। भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया कॉर्नवालिस के शासनकाल में। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा गया? तो यह है दरोगा। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कानूनी कंपनी बहादुर की शान शौकत के स्थानीय प्रतिनिधि कहा गया? तो यह थे दरोगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है गाजीपुर में। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है गाजीपुर में। लॉर्ड वेलेजली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता? तो दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना यह बिल्कुल सही है। भारत में नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रहना यह बिल्कुल सही है। कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंधन करना यह गलत है। भारतीय रियायतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना यह बिल्कुल सही है। और डी ऑप्शन गलत हो जाएगा इसमें। कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंधन करना। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था कौन? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय। 1802 में बशीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुआ था? तो यह था अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के मध्य। 1802 में बशीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुआ था? तो यह हुआ था अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के मध्य। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था कौन? तो यह थे अवध का नवाब। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था कौन? तो अवध का नवाब। सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया था? तो यह किया गया था लॉर्ड वेलेजली के काल में। सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया था? तो यह किया गया था लॉर्ड वेलेजली के काल में। निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी किसने? तो हैदराबाद के निजाम ने, इंदौर के होलकर राज ने, जोधपुर के राजपूत राज ने और मैसूर के शासक ने। तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है, आप लोग इसे विशेष डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे पढ़ सकते हैं। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे? तो यह थे हैदराबाद के निजाम। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे? तो यह थे हैदराबाद के निजाम। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जिन्होंने लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा किए गए संधियों का सही कालानुक्रम नीचे दिए हुए कोड से पता कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 1 2 3 4। पहले हो गया अब हैदराबाद, फिर हो जाएगा मैसूर, फिर हो जाएगा अवध, फिर हो जाएगा सिंधिया। पहले हो जाएगा हैदराबाद, फिर मैसूर, फिर अवध, फिर सिंधिया। भारतीय राजाओं पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किन प्रशासक ने सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत की थी? तो यह थे लॉर्ड वेलेजली। भारतीय राजाओं पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसके प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली की सूत्रपात किया गया था? तो यह थे लॉर्ड वेलेजली। ईस्ट इंडिया कंपनी किस राजपूत राजाओं से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य था? अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना, डी ऑप्शन। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राजाओं के साथ सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। निम्नलिखित युगों में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो बक्सर का युद्ध 1764 बिल्कुल सही है। सहायक संधि 1864 यह गलत है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार 1833 यह बिल्कुल सही है। ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार का खोला जाना 1813 यह बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। सहायक संधि 1863। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप के साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, नीचे दिए गए गवर्नर जनरल में किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराया रखा? तो यह थे लॉर्ड वेलेजली। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के समय यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, नीचे लिखे
गवर्नर जनरलों में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? जैसे लॉर्ड वेलेजली। आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वह है कौन? तो है लॉर्ड हेस्टिंग। आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वह है लॉर्ड हेस्टिंग। सुगौली की संधि हुई थी 1815 में। सुगौली की संधि हुई थी 1815 में। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध यह बिल्कुल सही है। लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल नेपाल युद्ध यह बिल्कुल सही है। लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध यह बिल्कुल सही है। लॉर्ड कर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध यह बिल्कुल गलत है। तो डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। लॉर्ड कर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है किससे? तो लॉर्ड हेस्टिंग से। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है किससे? लॉर्ड हेस्टिंग से। सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? तो यह थे 1820 से 1827। सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? तो यह है 1820 से 1827। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो यह थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो यह थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूरी युद्ध से संबंधित है? तो यह संबंधित है लॉर्ड कर्नवालिस से। निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूरी युद्ध से संबंधित है? तो यह था लॉर्ड कर्नवालिस। ठाकुर के दमन में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध था? यह थे कैप्टन स्लीमैन। ठाकुर के दमन में निम्नलिखित में से कौन एक संबंध था? तो यह थे कैप्टन स्लीमैन। ठाकुर का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो यह हुआ था कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में। ठाकुर का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? तो यह थे विलियम बेंटिक। सती प्रथा पाबंदी किसने लगाई थी? तो विलियम बेंटिक ने। सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? तो यह किया था तो विलियम बेंटिक ने। सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? तो विलियम बेंटिक ने। विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई थी? तो यह की गई थी 1829 में। विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई थी? तो 1829 में। सी ऑप्शन। इनमें से किस वर्ष बंगाल में दासों के निर्यात को रोक दिया गया? तो यह है 1789। इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया था? तो यह था 1789। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था? तो यह हुआ था कुप्रशासन के कारण। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था? तो यह था कुप्रशासन के कारण। बगात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ? तो यह हुआ था 1850 में। बगात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ था? तो 1850 में। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था तो यह हुआ था 1856 में। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था 1856 में। विलय का सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों के विलय पर विचार कीजिए और नीचे और उन कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो सी ऑप्शन हो जाएगा 1 3 4 2। पहले हो जाएगा सतारा, फिर हो जाएगा बगात, फिर हो जाएगा उदयपुर, फिर हो जाएगा झांसी। विलय के सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों के विलय पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सी ऑप्शन हो जाएगा 1 3 4 2। पहले सतारा, फिर बगात, फिर हो जाएगा उदयपुर, फिर हो जाएगा झांसी। अधोलिखित युगों में कौन सुमेलित है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 1856 अवध का विलय। यह बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन 1856 अवध का विलय। निम्नलिखित में से है किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की थी? तो यह थे डलहौजी। निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की थी? तो यह थे डलहौजी। ब्रिटिश शासन कुप्रशासन ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासक हटा दिया गया? तो यह थे अवध। ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासन हटा दिया गया था? तो यह था अवध। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राजाओं के विलय क्रम पर विचार कीजिए। तो इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन 3 2 1। पहले हो जाएगा सतारा, फिर हो जाएगा संबलपुर, फिर हो जाएगा झांसी। पहले सतारा, फिर संबलपुर, फिर झांसी। लॉर्ड डलहौजी के विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? तो यह हुआ था सतारा। लॉर्ड डलहौजी के विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? तो यह हुआ था सितारा। जेम्स एंड्रयूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? तो यह नाम था लॉर्ड डलहौजी का। जेम्स एंड्रयूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? तो यह था लॉर्ड डलहौजी का। अंग्रेजों द्वारा सिंध विलय संपन्न हुआ लॉर्ड एलनबरो के समय। अंग्रेजों द्वारा सिंध विलय संपन्न हुआ लॉर्ड एलनबरो के समय में। सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया कब? तो 1843 में। सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया कब? 1843 में। सिक्किम का भारत में विलय किया गया लॉर्ड डलहौजी के द्वारा।
सिक्किम का भारत में विलय किया गया लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? तो यह थे जेम्स आउटरम। निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? तो यह था जेम्स आउटरम। भारत की प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो यह थे लॉर्ड डलहौजी। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में। भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था? तो यह हुआ था बम्बई से थाने। भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था? तो यह था बम्बई से थाने। भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू हुई थी? तो ये थी 1853 में। भारत में प्रथम पहली रेलवे लाइन कब शुरू हुई? तो यह हुई थी 1853 में। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेलवे यात्रा प्रारंभ की? तो यह थे ग्रेट इंडियन पेनिसुलर रेलवे। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेलवे यात्रा प्रारंभ की थी? तो यह थे ग्रेट इंडियन पेनिसुलर रेलवे। भारतीय ब्रिटिश राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ कब? तो डफरिन के समय में। ब्रिटिश भारत राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ डफरिन के समय में। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845-1855 के दौरान स्वरूप देने वाले थे कौन? तो यह थे लॉर्ड डलहौजी। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को 1845-1855 के दौरान स्वरूप देने वाले थे कौन? तो लॉर्ड डलहौजी। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस शासन के क्रियान्वित किया गया था? तो यह था लॉर्ड कैनिंग। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस शासन ने क्रियान्वित किया था? तो यह था लॉर्ड कैनिंग ने। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था किसने? तो यह था लॉर्ड कैनिंग ने। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था किसने? तो लॉर्ड कैनिंग ने। निम्नलिखित में कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था? तो यह था लॉर्ड कैनिंग। निम्नलिखित में कौन भारत का प्रथम वायसराय था? तो यह था लॉर्ड कैनिंग। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया गया था 1858 के सम्राज्ञी की घोषणा ने। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया गया था 1858 की सम्राज्ञी की घोषणा ने। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था 1877 में। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था 1877 में। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? तो यह थे लॉर्ड एलनबरो। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? तो यह थे लॉर्ड एलनबरो। निम्नलिखित युगों में कौन सा सुमेलित है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड करने वाले स्थायी बंदोबस्त। निम्नलिखित युगों में कौन सा सुमेलित है? तो ये ऑप्शन लॉर्ड करने वाले स्थायी बंदोबस्त। निम्न में से किसका सुमेल नहीं है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता। यह बिल्कुल गलत है। लॉर्ड करने वाले स्थायी बंदोबस्त यह सही है। लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि यह भी बिल्कुल सही है। लॉर्ड डलहौजी व्यापकता का सिद्धांत यह भी सही होगा। डी ऑप्शन गलत हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता। स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई? तो यह थे लॉर्ड करने वाले। स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है कौन? तो लॉर्ड करने वाले स्थायी बंदोबस्त यह बिल्कुल सही है। लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि प्रणाली यह भी बिल्कुल सही है। लॉर्ड हेस्टिंग द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध यह गलत है। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 के 17वां रेगुलेशन यह बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन गलत हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध। पेशवाई को कब समाप्त किया गया? तो यह किया गया था 1818 में। पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? तो 1818 में। निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ वर्ष 1817-1818 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? तो यह थे चार्ल्स मेटकॉफ। निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ वर्ष 1817-1818 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? तो यह थे चार्ल्स मेटकॉफ। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो लॉर्ड करने वाले स्थायी बंदोबस्त यह सही है। लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि प्रणाली यह बिल्कुल सही है। सर जॉन सोर आंग्ल नेपाल युद्ध यह बिल्कुल गलत है। लॉर्ड हेस्टिंग तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध यह बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन गलत हो जाएगा सर जॉन सोर आंग्ल नेपाल युद्ध। निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित है? तो सी ऑप्शन लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। निम्नलिखित में कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है? तो लॉर्ड डलहौजी अवध का विलीन कारण यह बिल्कुल सही है। लॉर्ड डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना यह बिल्कुल सही है। लॉर्ड विलियम बेंटिक चतुर्थ चार्टर एक्ट 1833 का पारित होना यह बिल्कुल सही है।
लॉर्ड लिटन प्रथम अंगल अफगान युद्ध का प्रारंभ होना, यह बिल्कुल गलत है। डी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। लॉर्ड लिटन प्रथम अंगल अफगान युद्ध का प्रारंभ होना। निम्नलिखित में कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ है, तो यह है जॉन लॉरेंस। निम्नलिखित में कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ है, तो यह है जॉन लॉरेंस। भारत में अंग्रेजों के समय का प्रथम जनगणना हुआ कब, तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुआ कब, तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। वह कौन व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना करवाई, तो यह था लॉर्ड मेयो। वह व्यक्ति कौन था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना करवाई, तो यह था लॉर्ड मेयो। किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी द्वारा की गई, तो यह थे लॉर्ड मेयो। किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक दंडित अपराधी के द्वारा की गई, तो यह थे लॉर्ड मेयो। किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में हुई थी, तो यह थे लॉर्ड मेयो। किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में हुई थी, तो लॉर्ड मेयो की हत्या। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी उग्र या फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाले गवर्नर जनरल थे कौन, तो यह थे लिटन। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाले गवर्नर जनरल थे कौन, तो लॉर्ड लिटन। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी, तो यह थे लॉर्ड लिटन। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी, तो यह थे लॉर्ड लिटन। कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घकाल तक रहा, तो यह थे लॉर्ड कर्जन। कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घकाल तक रहा, तो यह थे लॉर्ड कर्जन। भारत में स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाएं 1833 ईस्वी में सशक्त की गई थी, लॉर्ड रिपन द्वारा। भारत में स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई थी, तो यह है लॉर्ड रिपन द्वारा। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था, तो यह है लॉर्ड रिपन। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहन किया, तो यह थे लॉर्ड रिपन। एल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था, तो यह यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाया जाना। एल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था, तो यह था सी ऑप्शन, यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता को हटाया जाना। किस पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्यावधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अधिग्रहण किया गया था, तो यह थे लॉर्ड रिपन। किसकी पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्यावधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अभिग्रहण किया गया था, तो यह थे लॉर्ड रिपन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फैक्ट्री एक्ट इनमें से कौन सा सही है, तो फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने देने की दृष्टि से पारित किया गया था, यह बिल्कुल गलत है। NM लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगणी थे, यह बिल्कुल सही होगा, बी ऑप्शन केवल 2। फिर से NM लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगणी थे, यह बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन केवल 2। निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है, तो यह है लॉर्ड रिपन। निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है, तो यह है लॉर्ड रिपन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है, तो इसमें हो जाएगा स्थानीय स्वशासन लॉर्ड लिटन, यह बिल्कुल गलत है। सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली, यह बिल्कुल सही है। राज्य अपहरण नीति लॉर्ड डलहौजी, यह बिल्कुल सही है। स्थानीय बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस, यह भी बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन इसमें गलत होगा। स्थानीय स्वशासन लॉर्ड लिटन। यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया हुआ, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए तो हो जाएगा पहला क्लाइव हो जाएगा, बंगाल में दोहरा शासन, बेंटिक हो जाएगा, अंग्रेजी शिक्षण, और चार्ल्स मेटकॉफ हो जाएगा, प्रेस पर से प्रतिबंध हटाना, और कर्जन हो जाएगा बंगाल विभाजन। फिर से क्लाइव हो जाएगा, बंगाल में दोहरा शासन, बेंटिक हो जाएगा, अंग्रेजी शिक्षा, चार्ल्स मेटकॉफ हो जाएगा, प्रेस पर से प्रतिबंध हटाना, और कर्जन हो जाएगा बंगाल विभाजन। ए ऑप्शन CDAB। यहाँ पे फिर से मिलान करने के लिए दिया हुआ है, तो लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा व्यावगत का सिद्धांत, लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएगा सती प्रथा का निषेध,
लॉर्ड रिपन हो जाएगा स्वायत्त शासन, और लॉर्ड कर्जन हो जाएगा बंगाल का विभाजन। फिर से लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा व्यवज्ञा का सिद्धांत, लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएगा सती प्रथा का निषेध, लॉर्ड रिपन हो जाएगा स्वायत्त शासन, और लॉर्ड कर्जन हो जाएगा बंगाल का विभाजन। निम्नलिखित में से कौन से जोड़ी गवर्नर जनरल और घटना सुमेलित है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड एलनबरो सिंध का विलय। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गवर्नर जनरल और घटना सुमेलित है? तो सी ऑप्शन लॉर्ड एलनबरो सिंध का विलय। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? तो यह हुई थी लॉर्ड कर्जन के काल में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? तो लॉर्ड कर्जन के काल में हुई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी लॉर्ड कर्जन के काल में। निम्नलिखित में से किसने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी? तो यह थे, इसमें स्टार मार्क दिया हुआ है, आप लोग इसका विशेष यहाँ पे विवरण में पढ़ सकते हैं। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुए थे? तो यह थे लॉर्ड कर्जन। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुई थी? तो यह थे लॉर्ड कर्जन। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? तो यह थे जी.के. गोखले। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना अंग्रेजों औरंगजेब से किसने की थी? यह थे जी.के. गोखले। इंपीरियल कैडेट कोर्स की स्थापना किसने की थी? यह थे लॉर्ड कर्जन। इंपीरियल कैडेट कोर्स की स्थापना किसने की थी? तो यह थे लॉर्ड कर्जन। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसराय पर विचार कीजिए। उपयुक्त पदावधियों का सही क्रमानुक्रम कौन सा है? तो इसमें देखना कौन सा सही कालानुक्रम है। तो इसमें पहला हो जाएगा लॉर्ड कर्जन, फिर लॉर्ड चेम्सफोर्ड, फिर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग, फिर हो जाएगा लॉर्ड इरविन। 1 2 3 4। पहले लॉर्ड कर्जन, फिर लॉर्ड हार्डिंग, फिर लॉर्ड चेम्सफोर्ड, फिर लॉर्ड इरविन। 1 2 3 4। ए ऑप्शन 1 2 3 4। यहाँ पे देखिए डेट सबका दिया हुआ है, आप लोग चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसमें होगा लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया, बिल्कुल सही है। पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया गया, यह बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया, यह बिल्कुल सही है। पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया गया, यह बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाई गई थी लॉर्ड कर्जन द्वारा और लॉर्ड मिंटो द्वारा। ए और बी दोनों हो जाएगा। फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई थी लॉर्ड कर्जन द्वारा और लॉर्ड मिंटो द्वारा। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रहा है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा? तो यह लिखा था लॉर्ड कर्जन ने। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपनी विनाश की तरफ जा रही और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहकर होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा? तो यह लिखे थे लॉर्ड कर्जन ने। इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की? यह थे लॉर्ड मिंटो। इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की? तो यह थे लॉर्ड मिंटो। निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? तो यह थे लॉर्ड रीडिंग। निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? तो यह थे लॉर्ड रीडिंग। निम्नलिखित युगों में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग, यह बिल्कुल सही है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी, यह बिल्कुल सही है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन, यह बिल्कुल गलत है। इल्बर्ट बिल रिपन, यह बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन गलत हो जाएगा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन। निम्नलिखित में से कौन सा एक युगम सुमेलित नहीं है? तो ठगी का दमन विलियम बेंटिक, यह बिल्कुल सही है। इल्बर्ट बिल रिपन, यह बिल्कुल सही है। रिंग फेंस की नीति वारेन हेस्टिंग, यह भी सही है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन, यह बिल्कुल गलत है। तो डी ऑप्शन गलत हो जाएगा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वित हुआ? तो यह हुआ था लॉर्ड हार्डिंग के काल में। ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वित हुआ था? तो यह हुआ था लॉर्ड हार्डिंग के काल में। यहाँ पर सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है 114 नंबर प्रश्न। आइए देखते हैं। तो बंगाल का विभाजन, ए नंबर ऑप्शन। चूक का सिद्धांत या हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यह हुआ था डलहौजी। बंगाल का विभाजन हुआ था कर्जन। बंगाल का दोहरा शासन हुआ था क्लाइव और सामाजिक सुधार हुआ था बेंटिक। फिर से चूक का सिद्धांत या हड़प नीति हुआ था डलहौजी। बंगाल का विभाजन कर्जन। बंगाल में दोहरा शासन हुआ था क्लाइव और सामाजिक सुधार हुआ था
बेंटिक के द्वारा। सी ऑप्शन 3, 1, 2, 4। यहाँ पे सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित करने के लिए दिया हुआ है। तो यहाँ पे बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधीन, तो इसका एक हो जाएगा 3 नंबर, चार्ल्स कर्नवालिस का दूसरा अर्ल और पहला मार्क्सिस। भारत का गवर्नर जनरल चार्टर एक्ट 1833 के अधीन, तो बी का हो जाएगा 2, जेम्स एंड्रूज ब्राउन रैमजे। फिर डलहौजी का अर्ल और मैक्सेस। फिर से भारत में गवर्नर जनरल और वायसराय इंडियन काउंसिल एक्ट 1858 के अधीन, तो सी का हो जाएगा 4, गवर्नमेंट गिलबर्ट जॉन इलियट मारे किनीमंड और मिंटो का अर्ल। डी ऑप्शन हो जाएगा गवर्नर जनरल और साम्राज्य के प्रतिनिधि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अधीन, तो इसका हो जाएगा पहला नंबर आर्कीबल्ड परसिवल बेवेल बाइकाउट और अर्ल बेवेल। ए ऑप्शन हो जाएगा 3, 2, 4, 1। यहाँ पे देखिए विवरण दिया हुआ है, बढ़िया से आप लोग पढ़ सकते हैं इसमें। फिर से आप 116 नंबर प्रश्न मिलान करने के लिए दिया हुआ है, सम्मिलित करने के लिए। तो संबलपुर हो जाएगा 1849, सतारा हो जाएगा 1848, अवध हो जाएगा 1856 और झांसी हो जाएगा 1854। फिर से संबलपुर हो जाएगा 1849, सतारा हो जाएगा 1848, अवध हो जाएगा 1856 और झांसी हो जाएगा 1854। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन कालानुक्रमों को व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन 1, 3, 2, 4। तो पहले हो जाएगा सिक्किम का विलय, फिर हो जाएगा पंजाब का विलय, फिर हो जाएगा झांसी का विलय, फिर हो जाएगा बर्मा का विलय। पहले सिक्किम का विलय, फिर पंजाब का विलय, फिर झांसी का विलय और फिर बर्मा का विलय। निम्नलिखित में से किस वायसराय के काल में भारत को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि प्रदान की गई? तो यह है ई ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारत को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान की गई? तो इसमें ई ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। आप लोग इसे विवरण में पढ़ सकते हैं। अब अगला अध्याय यहाँ पर शुरू हो जाएगा, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। आइए देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश शासन का क्या प्रभाव पड़ा। तो भारत में उपनिवेशी शासन में होम चार्जेस भारत से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग था। निम्नलिखित में से कौन सी निधि या निधियां होम चार्जेस की संघटक थी? तो लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, या बिल्कुल सही है। भारत में कार्यरत अंग्रेजी कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, यह भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बी ऑप्शन हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही। फिर से भारत में उपनिवेशी शासन में होम चार्जेस भारत की संपत्ति दोहन में महत्वपूर्ण अंग थे। निम्नलिखित में से कौन सी निधि या निधियां होम चार्जेस की संघटक थी? तो लंदन में इंडियन ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, यह बिल्कुल सही है। भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन दोनों देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, यह बिल्कुल सही है। भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, या बिल्कुल या गलत, तीसरा नंबर ऑप्शन गलत है। तो बी सही हो जाएगा, 1 और 2 दो सही। शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था तो भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विदेशी रियासतों के लिए। ए ऑप्शन, भारत में इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था तो भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी जाने वाली विदेशी रियासतों के लिए, रियायतों के लिए। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योग का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण था तो धनी वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरहीज दिया जाना। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण था धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरहीज दिया जाना। डी ऑप्शन। स्तंभरारी बंदोबस्त किसने लागू किया? तो ये लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। स्तंभरारी बंदोबस्त किसने लागू किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसके प्रशासनकाल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ की गई? तो यह था लॉर्ड कॉर्नवालिस। किसके प्रशासनकाल में स्थायी बंदोबस्त लागू की गई? तो यह था लॉर्ड कॉर्नवालिस। स्थायी बंदोबस्त किसने किया था? तो यह किया था जमींदारों से। स्थायी बंदोबस्त किससे किया गया था? तो यह किया गया था जमींदारों से।
स्थायी बंदोबस्त किस स्थान पर किया गया था? तो यह किया गया था जमींदारों के साथ। स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो यह किया गया था जमींदारों के साथ। किस गवर्नर जनरल ने भारत में स्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी? तो यह थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। किस गवर्नर जनरल ने भारत में स्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी? तो यह थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था कब? तो 1793 में। लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था कब? तो 1793 में। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू राजस्व भू व्यवस्था भू व्यवसाय व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतः इसका कारक के रूप में जोड़कर देखा जाता है? तो इसका आंसर होगा डी। उपयुक्त एबीसी तीनों कथन में से कोई भी सही नहीं है। मतलब रैयत की तुलना में जमींदार की स्थिति को अधिक सशक्त बनाया गया, यह बिल्कुल गलत है। ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों का अधिपति बनाया गया, यह भी बिल्कुल गलत है। न्यायिक पद्धति को अधिक कार्यकुशल बनाया, यह भी गलत है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चिरस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतीहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया, इसका कारण था बी ऑप्शन, जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। चिरस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतीहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया, इसका कारण था जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था क्या? तो भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था क्या? तो भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। खाली स्थान में बंगाल और बिहार में भूमि के किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा लागू किया गया। तो यह था 1885। खाली स्थान में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा किया गया था। तो यह था 1885 में। निम्नलिखित में कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंधित थे? तो यह थे सी ऑप्शन 2 और 3, मतलब अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो। निम्नलिखित में कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से सम्मत थे? तो थे अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो। भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त एवं रैयतवाड़ी प्रणाली क्रमशः शुरू की गई थी बंगाल तथा मद्रास में। भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त एवं रैयतवाड़ी प्रणाली क्रमशः शुरू की गई थी बंगाल तथा मद्रास में। सर थॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं। रैयतवाड़ी बंदोबस्त। सर थॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है रैयतवाड़ी बंदोबस्त से। ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था। तो सी और डी ऑप्शन, मतलब पश्चिम भारत में और दक्षिण भारत में। ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था कहाँ? तो पश्चिम भारत में और दक्षिण भारत में, सी और डी। मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त का कौन सा संबंध सही रहा है? तो यह है मुनरो। मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त का कौन सा संबंधित रहा है? तो यह है मुनरो। रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की गई थी थॉमस मुनरो द्वारा। रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की गई थी थॉमस मुनरो द्वारा। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? तो यह लागू किया था मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की थी कहाँ? तो थे मद्रास प्रेसिडेंसी में। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की थी? मद्रास और मद्रास प्रेसिडेंसी में। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन कौन सा इनमें सही है? तो किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, यह बिल्कुल सही है। सरकार रैयत को पट्टे देते थे, यह बिल्कुल सही है। फिर कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था, यह बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा 1, 2, 3। फिर से रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसान द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, यह बिल्कुल सही है। सरकार रैयत को पट्टे देती थी, यह बिल्कुल सही है। और कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण एवं मूल्य निर्धारण किया जाता था, यह बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन 1, 2, 3। वह व्यवस्था जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, तो इसमें हो जाएगा रैयतवाड़ी प्रथा। वह प्रथा जिसके तहत सरकार स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, यह है कौन? तो यह है रैयतवाड़ी प्रथा। यहाँ पर कथन कारण दिया हुआ। तो यहाँ पर ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी, यह बिल्कुल सही है। इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए
यह भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ए ऑप्शन हो जाएगा, ए और आर दोनों कथन सही और आर ए की सही व्याख्या करता है। फिर से, ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की, यह बिल्कुल सही है। इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गया, यह भी बिल्कुल सही हो जाएगा। ए ऑप्शन, ए और आर दोनों सही और आर ए का सही व्याख्या करता है। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो यह पारित किया गया था 1900 में। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1900 में। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 1893 में, 1839 में। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 1839 में। यहाँ पे मिलान करने के लिए यह दिया हुआ, जजमानी हो जाएगा उत्तर भारत, 12 बलूट हो जाएगा, मद्रास, मिरासी हो जाएगा तमिलनाडु, और अडाडे हो जाएगा कर्नाटक। जजमानी हो जाएगा उत्तर भारत, 12 बलूट हो जाएगा महाराष्ट्र, मिरासी हो जाएगा तमिलनाडु, और अडाडे हो जाएगा कर्नाटक। डी ऑप्शन 1-3-4-2। ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था? तो यह होता था 40%। ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था? तो यह होता था 40%। दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाद सिद्धांत ड्रेन थ्योरी का सही परिभाषा नीचे के किस कथन में आता है? तो यह है बी ऑप्शन, भारत में राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटिश को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत में कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाद सिद्धांत ड्रेन थ्योरी का सही परिभाषा नीचे के किस कथन में आता है? तो यह है बी ऑप्शन, भारत में राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटिश को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। 30 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने निकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो यह है दादा भाई नौरोजी। निम्नलिखित में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो यह थे दादा भाई नौरोजी। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो यह थे दादा भाई नौरोजी। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो यह थे दादा भाई नौरोजी। यहाँ पे कथन कारण का प्रश्न दिया हुआ है, तो ये प्रश्न देखते हैं। ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था, यह बिल्कुल सही है। धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था, यह भी सही हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इसमें सही होगा। ए आर की सही व्याख्या करता है और आर ए की, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। फिर से, ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था, यह बिल्कुल सही है। धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसमें। आज अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद का के आर्थिक आलोचक थे? तो इसमें हो जाएगा डी ऑप्शन, 1, 2, 3 मतलब तीनों थे। दादा भाई नौरोजी थे, जी सुब्रमण्यम अय्यर थे और आर सी दत्त थे। निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे? तो यह थे दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और आर सी दत्त। निम्नलिखित में कौन दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करता था? तो यह थे सर सैयद अहमद खान। बाकी बाल गंगाधर तिलक, आर सी दत्त और एम जी रनाडे करते थे, सर सैयद अहमद खान नहीं करते थे। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो यह हुई थी 1901 में। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो 1901 में प्रकाशित हुई थी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो यह लिखे थे दादा भाई नौरोजी ने। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स से चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल से टिकट का चुनाव लड़ा था। तो यह थे उदारवादी दल। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल से टिकट पर चुनाव लड़ा। तो यह थे उदारवादी दल के। ब्रिटिश शासन के साथ अर्थव्यवस्था को खोखला करने इकोनॉमिक ड्रेन के सिद्धांत पर के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी? तो यह थे दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने इकोनॉमिक ड्रेन के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी? तो यह थे दादा भाई नौरोजी। अनुद्योगीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह प्रक्रिया 1813 से प्रारंभ हुई, यह बिल्कुल सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज किया, यह भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सी ऑप्शन होगा। 1 और 2 दोनों सही है। फिर से, अनौद्योगिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह प्रक्रिया 1813 से प्रारंभ हुई, यह सही है।
ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एक अधिकारों की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज किया, यह भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सी ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी कि उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा केवल 1। दादा भाई नौरोजी का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावित देन थी कि उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटिश भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? तो यह है कार्ल मार्क्स। किसने यह विचार किया कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? तो यह है कार्ल मार्क्स। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो यह है सर आर्थर कॉटन को। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो सर आर्थर कॉटन को। यहाँ पे भारत के इतिहास के संदर्भ में नीतियों में विचार कीजिए। इसमें देखना कौन सुमेलित है। तो इसमें है बी, मतलब बी ऑप्शन 2 और 3, मतलब बेनियार ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट, यह बिल्कुल सही है। और मिराशीदार राज्य का नामित राजस्व वाला, यह बिल्कुल राजस्व दाता, यह बिल्कुल सही है। तो बी और 2 और 3 इसमें सही हो जाएगा। बेनियार ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट और मिराशीदार राज्य का नामित राजस्व दाता, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बी ऑप्शन केवल 2 और 3। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत तथा अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था क्या? तो यह था भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजों शासन का एक परिणाम था क्या? तो भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव का सही व्याख्या करता है? तो यह है भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे। ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव का सही व्याख्या करता है? तो यह है भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे। तो यहाँ पे हमारा यह अध्याय भी समाप्त होता है। अब शुरू होगा 1857 की क्रांति। यह वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है, मगर कोई बात नहीं, आप लोग इसे ध्यान से पढ़ते रहिएगा। 1-2 बार रिवीजन कीजिएगा तो आप लोगों को बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो आइए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं 1857 की क्रांति का। पहला प्रश्न है, अंग्रेजी भारतीय सेना ने चरी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो यह था दिसंबर 1856। अंग्रेजी भारतीय सेना ने चरी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो यह था दिसंबर 1856। भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण था क्या? तो यह था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण क्या था? तो अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। मंगल पांडे की घटना हुई थी बैरकपुर में। मंगल पांडे की घटना हुई थी बैरकपुर में। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए थे? तो जुड़े हुए थे बैरकपुर से। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए थे? तो यह थे बैरकपुर से। मंगल पांडे सिपाही थे किसके? तो यहाँ पे 34वें बंगाल नेटिव राइफल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, तो इसलिए आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है। आप लोग इसे विवरण में पढ़ सकते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किससे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो यह था मीर बख्त खान को। सी ऑप्शन। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आला बहादुर का खिताब दिया था? तो यह था बख्त खान। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो यह था ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो ब्रिटिश साम्राज्य की नीति था। 1857 में लंदन में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे, जिन्होंने लिखा था उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्वक दृष्टि से नहीं देखता था? तो यह थे W.H. रसेल। 1857 में लंदन में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे, जिन्होंने लिखा था कि उत्तर भारत के गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्व दृष्टि से नहीं देखता था? तो यह थे W.H. रसेल। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? यह हुई थी मेरठ से। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो मेरठ से प्रारंभ हुई थी। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो यह हुई थी मेरठ से। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो मेरठ से प्रारंभ हुई थी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में संबंधित पहली घटना थी कौन सी? तो यह सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना।
1857 के स्वतंत्रता संग्राम में संबंधित पहली घटना कौन सी थी? तो यह थी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था क्या? तो यह था कमल और रोटी। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? तो कमल और रोटी। 1857 के संग्राम को निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? तो यह था दिल्ली। 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था? यह था दिल्ली। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली थी कहाँ? तो यह थी वाराणसी। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली थी कहाँ? तो वाराणसी। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो यह थे खान बहादुर। 1857 की बरेली विद्रोह का नेता कौन थे? तो यह थे खान बहादुर। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? तो यह है ग्वालियर में। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर में। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा किसका? तो ह्यूरोज का। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा किसका? ह्यूरोज का। 1857 के विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? यह बढ़ा था बेगम ऑफ अवध के नेतृत्व में। 1857 के विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो यह बढ़ा था बेगम ऑफ अवध के नेतृत्व में। वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था वह थे बेगम हजरत महल। वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था वह था बेगम हजरत महल। लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? तो यह थे हजरत महल। लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? तो यह थे हजरत महल। निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता थे? तो यह थे मौलवी लियाकत अली। निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता थे? तो मौलवी लियाकत अली। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी क्या? तो यह थे अवध से। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी अवध से। नाना साहेब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो यह थे तात्या टोपे। नाना साहेब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो यह थे तात्या टोपे। अजीमुल्ला खां सलाहकार थे किसके? तो यह थे नाना साहेब के। अजीमुल्ला खां सलाहकार थे किसके? तो नाना साहेब के। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उनके मित्र ने धोखा दिया था जिससे अंग्रेज द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो यह थे तात्या टोपे। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने उसके मित्र ने धोखा दिया जिन्हें अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था? तो यह थे तात्या टोपे। 1857 में निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडु था? तो यह थे तात्या टोपे। 1857 में निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडु था? यह थे तात्या टोपे। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में से किससे संबद्ध थे? तो यह थे बिहार से। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख नेता थे। वह निम्नलिखित में से किससे संबद्ध थे? तो यह थे बिहार से। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह से शामिल हुए थे? तो यह हुए थे आरा से। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? तो यह हुए थे आरा से। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों के नेता कौन थे? तो यह थे बाबू कुंवर सिंह। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों के नेता कौन थे? तो बाबू कुंवर सिंह। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो यह थे कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो यह था बिहार। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो बिहार से। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो यह थे कुंवर सिंह। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो यह थे कुंवर सिंह। जगदीशपुर किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो यह थे कुंवर सिंह। जगदीशपुर के राजा थे कौन? तो यह थे कुंवर सिंह। जगदीशपुर के राजा थे कौन? तो कुंवर सिंह। पटना के 1857 का स्वतंत्रता संग्राम का नेता थे कौन? तो यह थे राजपूत कुंवर सिंह। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो यह थे राजपूत कुंवर सिंह। निम्नलिखित में कौन असम में 1857 का क्रांति का नेता थे? तो यह थे दीवान मनीराम दत्त। निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 के क्रांति के नेता थे? तो यह थे दीवान मनीराम दत्त। 1857 के विद्रोह में बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1857 तक केंद्र था। तो यह था जगदीशपुर। 1857 के दौरान बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक का केंद्र था क्या? तो यह था जगदीशपुर। 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था कौन? तो यह था
अहुआ के ठाकुर कुशल सिंह। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था कौन था? अहुआ के ठाकुर कुशल सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो यह था जयपुर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो यह था जयपुर। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? तो यह थे शहादत खान। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? तो यह थे शहादत खान। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो यह थे मौलवी अहमदुल्ला शाह। निम्नलिखित में कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो यह थे मौलवी अहमदुल्ला शाह। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा? तो यह देखा था ये गालिब थे। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो सी ऑप्शन गालिब। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास था क्या? तो आगरा। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास था क्या? तो आगरा। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 को किसने भाग नहीं लिया था? तो यह थे भगत सिंह। बाकी तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई और बहादुर शाह जफर ने भाग लिया था। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? तो भगत सिंह थे। 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित में से कौन संबद्ध नहीं थे? तो यह थे उधम सिंह। बाकी बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह और मौलवी अहमदुल्ला थे। 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित में से कौन संबद्ध नहीं थे? तो यह थे उधम सिंह। 1857 में स्वतंत्रता संग्राम के किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ग्वालियर के सिंधिया। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? तो ग्वालियर के सिंधिया। भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाई रखी थी। भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाई रखी थी। निम्नलिखित में से किस निम्नलिखित वर्गों में से किस में 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा 2 और 4, मतलब साहूकार वर्ग ने और जमींदार वर्ग ने भाग नहीं लिया था। फिर से निम्नलिखित में से किस वर्ग ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो साहूकार वर्ग और जमींदार वर्ग। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो यह था चित्तौड़। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो यह था चित्तौड़। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो उसमें बी ऑप्शन हो जाएगा केवल 5, मतलब मुंगेर। बाकी दानापुर, पटना, आगरा और मुजफ्फरपुर प्रभावित था। 1857 के विद्रोह में बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो यह था मुंगेर। यहाँ पर सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है, तो बख्त खां हो जाएगा दिल्ली, मौलवी अहमदुल्ला हो जाएगा अवध, कुंवर सिंह हो जाएगा आरा और नाना साहब हो जाएंगे कानपुर। फिर से बख्त खां हो जाएंगे दिल्ली, मौलवी अहमदुल्ला हो जाएंगे अवध, कुंवर सिंह हो जाएंगे आरा और नाना साहब हो जाएंगे कानपुर। सी ऑप्शन 4-1-3-2। यहाँ पे फिर से मिलान करने के लिए प्रश्न दिया हुआ है। झांसी हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ हो जाएगा बेगम हजरत महल, कानपुर हो जाएंगे अहमदुल्ला खान और फैजाबाद हो जाएंगे मौलवी अहमद शाह। ये ऑप्शन 4-3-2-1। फिर से झांसी हो जाएगी रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ हो जाएगा बेगम हजरत महल, कानपुर हो जाएंगे अजीमुल्ला खां और फैजाबाद हो जाएंगे मौलवी अहमद शाह। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो यह ई ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि लगभग सभी ने सक्रिय भागीदारी लिया था। नाना साहब कानपुर, बेगम हजरत महल लखनऊ, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद और बेगम जीनत महल दिल्ली। तो ई ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। यहाँ पर सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है, तो क्रांतिकारियों का नाम और स्थान। तो नाना साहब हो जाएंगे कानपुर, नवाब हमीद अली खान हो जाएंगे दिल्ली, मौलवी अहमद उल्ला हो जाएंगे लखनऊ और मनी राम दीवान हो जाएंगे असम। फिर से नाना साहब हो जाएंगे कानपुर, नवाब हामिद अली खान हो जाएंगे दिल्ली, मौलवी अहमदुल्ला हो जाएंगे लखनऊ और मनी राम दीवान हो जाएंगे असम। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो यह थे लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो यह थे लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो यह थे लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो यह थे लॉर्ड कैनिंग। 1857 के में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो यह थे कैनिंग। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो यह थे लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? तो यह थे हेरसे।
1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर थे? तो थे हेरसे। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो यह थे लॉर्ड कैनिंग। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो यह थे लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो यह थे पामस्टर्न। 1857 के विद्रोह के समय प्रधानमंत्री कौन था? तो यह ब्रिटिश प्रधानमंत्री तो यह था पामस्टर्न। निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जोड़ा जाता है? तो यह है उपयुक्त सभी, मतलब कर्नल सेंट लेगर, लेफ्टिनेंट कर्नल गिब्स और कर्नल वैलेज। इसमें से कोई नहीं हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। 1857 के विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो यह है किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, बी ऑप्शन। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो बी ऑप्शन, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि? इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त सभी, मतलब भारतीय सिपाहियों के उद्देश्य की एकता की कमी थी। प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार के साथ दिया, यह बिल्कुल सही है। भारतीय सिपाही कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित थे, या ब्रिटिश सिपाही कई अच्छे सज्जित तथा संगठित थे, यह भी सही हो जाएगा, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त सभी। फिर से 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुई क्योंकि भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता में कमी थी। फिर प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार के साथ दिया, यह बिल्कुल सही है। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित थे, यह भी बिल्कुल सही हो जाएगा, डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि? स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों के साथ नहीं दिया। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहा क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। यहाँ पर निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया? तो इसका आंसर होगा सी, 2, 3 और 4, मतलब जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस। फिर से निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया? तो यह थे जनरल नील, फिर मेजर जनरल हैवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस। यहाँ पे कथन कारण का दिया हुआ प्रश्न, आइए देखते हैं। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा, यह बिल्कुल सही है। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने से कतरा गए, यह भी बिल्कुल सही हो जाएगा, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। दोनों कथन सत्य है और एक कथन दूसरे का स्पष्टीकरण कर रहा है। फिर से 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा, यह बिल्कुल सही है। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने से कतरा गए थे, यह भी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो यह है सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, यह कौन है? तो बी डी सावरकर। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, तो यह थे बी डी सावरकर। 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? तो यह थे बी डी सावरकर। 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम संज्ञा का नाम किसने दिया था? तो यह थे बी डी सावरकर। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था कौन? तो यह थे एस एन सेन। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो यह थे एस एन सेन। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था कौन? तो यह सैयद अहमद खान। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था कौन? तो सैयद अहमद खान। तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन संबंधित है किससे? तो आर.सी. मजूमदार से। तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन संबंधित है किससे? तो आर.सी. मजूमदार से। किसने लिखा था इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम था, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, तो यह थे आर.सी. मजूमदार। किसने लिखा था कि इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 के प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम था, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह थे आर.सी. मजूमदार।
19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूणावस्था में थी, इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार कौन है? तो यह है WRC मजूमदार और डॉक्टर एसएन सेन। 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूणावस्था में थी, इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार कौन है? तो यहाँ डॉक्टर RC मजूमदार और डॉक्टर एसएन सेन। 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक अवधारणा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसमें भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया। 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो 1 नवंबर 1858 को। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? तो 1 नवंबर 1858 को। सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? तो ए ऑप्शन, रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी। फिर से सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने की आश्वासन दिया था। इन आश्वासनों में कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? तो ए ऑप्शन, रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? तो इसमें हो जाएगा भारतीय राजाओं को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना, यह बिल्कुल सही है। भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत लाना, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये ऑप्शन इसमें सही होगा, केवल 1 और 2। फिर से महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? तो यह था भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना और भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। 81 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1858 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो यह है पील आयोग। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो यह है पील आयोग। 82 नंबर प्रश्न, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। तो यह है गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों के इन प्रांतों से चयन किया। तो यह है गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। तो यहाँ पे हमारा 1857 का भी विद्रोह समाप्त होता है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो का यहाँ पे समाप्त करेंगे। तो आपसे बस ये अनुरोध है कि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बार देखिए ताकि आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो सके। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने सभी मित्रों, दोस्तों, भाइयों एवं परिवार रिश्तेदारों के साथ, ताकि वो भी इसे पढ़ सके और इससे लाभान्वित हो सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें अन्य जन आंदोलन और आगे के चैप्टर देखेंगे। तो तब तक के लिए मिलते हैं आपसे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।